हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीटेट का एग्ज़ाम तो देने जा रहे हैं और उन्होंने सीडीपी, मैथ्स एंड लैंग्वेज सब्जेक्ट सब तैयार भी कर लिए हैं, पर ईबीएस में बुरा हाल है क्योंकि ना आपके पास एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने का टाइम है और ना ही कोई यूट्यूब पर एनसीईआरटी कवर करा रहा है। तो हम ईबीएस की एनसीईआरटी बुक्स का पूरा निचोड़ लेके आए हैं, वो भी सिर्फ 8 से 10 वीडियोज़ के अंदर, वो भी पॉइंट टू पॉइंट। तो ईबीएस एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना दूसरा वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th के 8th, 9th एंड 10th चैप्टर। ओके, तो प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स के की पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर चेक करके देख सकते हैं। ओके, तो आगे शुरू करते हैं। ओके, तो हमें फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 8 में, वो है हमारा मलेरिया के बारे में। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर से फैलता है। मादा मच्छर भी कौन सी? एनाफ्लीज मच्छर से। ठीक है, कौन से मच्छर से? एनाफ्लीज मादा मच्छर से मलेरिया फैलता है। और मलेरिया लगने पर क्या होता है? मलेरिया जब किसी को हो जाता है तो इसके सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं हमें? सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं कि ठंड लगकर कपकपी के साथ हमें बुखार आता है। ठीक है ना, तो हमें ठंड लगती है, कपकपी होती है और साथ में ही बुखार। ओके, तो मलेरिया हमें जो होता है वो होता है पैरासाइट से। ठीक है, मादा मच्छर क्या है? मादा मच्छर सिर्फ एक जरिया है। एनाफ्लीज मच्छर जो है वो सिर्फ एक जरिया है, लेकिन जो जिसकी वजह से मलेरिया होता है वो क्या होते हैं? वो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे वायरस की वजह से जुकाम होता है, वैसे ही मलेरिया किसकी वजह से होता है? पैरासाइट्स की वजह से होता है। ओके, अब मलेरिया की दवाई क्या होती है? अगर मलेरिया की दवाई की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मलेरिया की जो दवाई होती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे कि मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखें इस चैप्टर में, तो सेकेंड पॉइंट हमें डिस्कस करना है अनीमिया रोग के बारे में। ओके, तो अनीमिया रोग कैसे होता है? खून में जब हीमोग्लोबिन की या आयरन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से अनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, अब अनीमिया रोग हो जाए तो हमको करना क्या है? हमको क्या करना है? हमको गुड़ खाना है, आंवला खाना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है। ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक है, किसमें? गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में हज़ारों बच्चे एनीमिया का शिकार हुए थे। ये एक डाटा है जो एनसीईआरटी की बुक्स में दिया गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को करा दिया जाए। ठीक है, जब एनीमिया रोग होता है तो उससे शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से आपके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को देखते हैं कि जो नॉर्मल रेंज होती है हीमोग्लोबिन की वो कितनी होती है। ये भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करें। ठीक है, जो नॉर्मल रेंज होती है ऑफ हीमोग्लोबिन वो होती है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, 12 से 16 ग्राम पर डीएल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर शायद आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा मच्छर के बारे में आगे हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि मच्छर जो होते हैं, मच्छर पानी में अंडे देते हैं। ठीक है, मच्छर पानी में अंडे देते हैं और अंडों से छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े जैसे निकलते हैं। कैसे? छोटे छोटे भूरे रंग के। ठीक है ना, भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं, जैसे लार्वा कहते हैं। ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे बोलते हैं हम लोग लार्वा। ठीक है, जो छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं मच्छर के अंडों से, उनको हम लोग लार्वा बोलते हैं। एंड ये अक्सर काफ़ी दिन से एकत्रित हुए पानी में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब कहीं अगर इसलिए बोला जाता है कि जब मलेरिया वगैरह फैलता है तो पानी कहीं पे इकट्ठा ना होने दें। ठीक है, मलेरिया, डेंगू इस तरीके जो मच्छर से फैलते हैं। तो मच्छर ज़्यादातर कहाँ पनपते हैं? पानी में, क्योंकि मच्छर पानी में अंडे देते हैं। तो पानी को कहीं स्टोर नहीं होने देना है, आपको कहीं एकत्रित नहीं होने देना है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करना है वो है मक्खियों के बारे में। मक्खियाँ क्या है? मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। ओके, उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो हमें डिस्कस करना है काई के बारे में। काई क्या होती है?
आप जानते होंगे, पानी में अक्सर आपने देखी होगी हरे रंग की जो दिखाई देती है। ठीक है, तो ये एक तरीके के पौधे होते हैं, एक तरह के हरे हरे से दिखने वाले पौधे। ठीक है, जो पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड काई की वजह से फिसलन बढ़ जाती है, ये भी आपको पता होगा, जहाँ भी काई लगी होती है वहाँ पे फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं, और बारिश में ये अधिक बढ़ती है। जब बारिश का मौसम होता है तो ये जल्दी बढ़ती है। ठीक है, इनकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होती है। उसके बाद 6 पॉइंट देखें, 6 पॉइंट में क्या दिया गया है। 6 पॉइंट अगेन हमारा मलेरिया के बारे में है। तो मलेरिया के मच्छरों के बारे में बोला गया कि मलेरिया के मच्छरों का रंग भूरा व पंख छींटेदार होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। जिन मच्छरों से मलेरिया फैलता है उन मच्छरों का जो रंग होता है वो भूरा होता है, और उनके पंख होते हैं वो छींटेदार होते हैं। ओके ओके, उसके बाद क्या दिया गया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये सबसे पहले पता लगाया था रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा ये पता लगाया गया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है, इस पर भी आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए मेरी तरफ से। ठीक है, रोनाल्ड रॉस के बारे में पूछा गया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये सबसे पहले किसने पता लगाया था। ठीक है, तो ये रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था, और इसके लिए इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला था। ठीक है, मच्छर मलेरिया से फैलता है, ये बात पता लगाने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो रोनाल्ड रॉस का नाम आप लोग याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, तो हमारा चैप्टर 8 हो गया, वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में बेसिकली क्या दिया गया है, मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। ये बेसिकली हमारा एक संगीता अरोड़ा, पर्वतारोही थी संगीता अरोड़ा, उनके अनुभव लिखे हुए हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में उनकी मुलाकात जो होती है बछेंद्री पाल से होती है। ठीक है, तो बछेंद्री पाल के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जो कि पहली महिला थी इंडिया की जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने फतेह की थी। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पूरा वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप चाहें तो आप आई बटन पे ऊपर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली अब देखते हैं चैप्टर 9 में दिया क्या गया है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट तो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, वो कहाँ पर है, तो वो है उत्तरकाशी में। ठीक है, ओके, तो बेसिकली संगीता अरोड़ा थी कौन। संगीता अरोड़ा केंद्रीय विद्यालय की एक टीचर थी, जो एक कैंप में आई हुई थी, ठीक है, तो जब ये कोर्स करने आई थी, एडवेंचर कोर्स। ठीक है, तो उसके जो डायरेक्टर थे, तो वो डायरेक्टर का नाम दिया गया इसमें ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और सिर्फ संगीता अरोड़ा को ग्रुप नंबर 7 का लीडर बनाया गया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं अगेन। तो बछेंद्री पाल के लिए हम पूरा वीडियो बना चुके हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं बछेंद्री पाल के बारे में। ठीक है, तो बछेंद्री पाल के बारे में जो पहला पॉइंट है, ये पहली महिला थी, फर्स्ट महिला। ठीक है, पहली महिला थी भारत की, कहाँ की, इंडिया की। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने फतेह किया था, और विश्व की 5वीं महिला थी। ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बछेंद्री पाल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। ये नकुरी गांव उत्तराखंड की रहने वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ये नकुरी गांव उत्तराखंड की रहने वाली थी। एंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना कोर्स किया था। ठीक है, तो उनके जो गाइड का नाम था वो था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, उनके भी कोच का नाम क्या था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1984 में इनको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली टीम में शामिल किया गया। ठीक है, 1984 में आप लोग याद रखेंगे, ये 1984 में इनको शामिल किया गया उस टीम में। और इनकी टीम में कुल 14 लोग थे, और जिसमें से 7 महिलाएं थीं। ठीक है, इनकी टीम में कुल 14 लोग थे, जिसमें से 7 महिलाएं थीं। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक तो इन्होंने 1:07 पर 23 मई को, ठीक है, 23 मई को 8900 मीटर की ऊंचाई पर ये पहुंची थी, जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी है। ठीक है, उसके पीक पर ये पहुंच गई थी 1:07 पर 23 मई को। ठीक है, और हमें इसमें ये चीज़ याद रखनी कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी जो ऊंचाई है वो है हमारी 8900
मीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये लास्ट ईयर पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, नोट कर लीजिए। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,900 मीटर है। ठीक है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सीटेट में। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, ठीक है, नेपाल में क्या बोलते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को ही सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो जब ये 1:07 को 23 मई को जब ये चोटी पर पहुंची, तो वहाँ पर, अब चोटी एकदम कैसी होती, नैरो होती है। ठीक है, तो वहाँ पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कैसे भी करके, हमने स्टोरी पढ़ी है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे दूँगी, वहाँ पे आप बछेंद्री पाल की पूरी स्टोरी देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे जाके आप बछेंद्री पाल, जो कि पहली महिला थी इंडिया की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी, उनकी पूरी स्टोरी आप देख सकते हैं, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इनके साथ एक और साथी थे, स्टोरी में बताया गया है कि पीक पे जब पहुँचे तो वहाँ पे 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को एज अ हुक यूज़ किया था, एंड उन्होंने वहाँ भारत का तिरंगा झंडा फहराया और झुककर नमन किया। ठीक है, चोटी पर पहुंचकर बछेंद्री पाल ने क्या किया, बछेंद्री पाल ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया और झुककर नमन किया। ठीक है, इन्होंने चोटी पर 43 मिनट का समय बिताया। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं पर्वतों में, तो ठंड बढ़ती जाती है, हमें पता है, तो वहाँ पर गर्म रखने के लिए ये लोग विटामिन और लौह तत्व वाली डाइट लेते थे, एंड क्या गरम गरम चॉकलेट वाला दूध भी यूज़ किया जाता है गर्मी के लिए। ठीक है, उनको गरम रखता है। उसके बाद इस चैप्टर में जो नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया गया है, वो किया गया है टेकला गांव के बारे में। ठीक है, टेकला गांव एक ऐसा गांव है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। कहाँ पर है, झलरापतन झलवार राजस्थान में। ठीक है, टेकला गांव कहाँ पर है, झलरापतन झलवार राजस्थान में है, 1600 मीटर की ऊंचाई पर। पहाड़ पर चढ़ने के लिए 90 डिग्री का कोण बनाकर बॉडी का चढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें कि पीठ सीधी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पर्वतों से वापस उतरने को रैपलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, क्या कहते हैं, रैपलिंग कहते हैं किसको, पर्वतों से वापस उतरने को रैपलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 9। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में क्या दिया गया है, तो पहला ही पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट गोलकोंडा के बारे में दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट किसके बारे में है, गोलकोंडा के बारे में। तो गोलकोंडा क्या है, बेसिकली एक किला था। ठीक है, कहाँ पर था, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, याद रखेंगे गोलकोंडा किला कहाँ है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो गोलकोंडा का जो किला है वो हैदराबाद तेलंगाना में है, और इसे 400 वर्ष पूर्व काकतीय राजवंश ने बनवाया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, किसने बनवाया था, काकतीय राजवंश ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, इस किले की जो बाहरी दीवार है उसमें 87 बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं। ठीक है, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, पूछा जा सकता है कितने बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं। बुर्ज दीवार से ज़्यादा ऊँचे होते हैं, बुर्ज में बड़े बड़े छेद बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सन 1518 से 1687 तक कुतुबशाही सुल्तानों का शासन रहा है गोलकोंडा किला पर। ठीक है, यानी कि 1518 से लेके 1687 तक कुतुबशाही सुल्तानों का शासन रहा है। इस किले के अंदर कई सारे बाग, कारखाने व महल थे। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है, इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिनसे हर समय पानी चलता रहता था। ओके, तो इस किले में क्या क्या फेमस चीज़ें थी ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कौन से किले में, गोलकोंडा किले में। ठीक है ना, तो एक चीज़ थी बोडली दरवाज़ा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो इस महल में थी। दूसरा है कटोरा हौज। ठीक है, पूछा जा सकता है कटोरा हौज किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा गोलकोंडा किला से, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, तीसरी चीज़ है बाला हिसार। चौथा मोती महल का है, वो भी इसी किले में है। फतेह दरवाज़ा भी इसी किले में है, बंजारा दरवाज़ा भी इसी किले में है, और मकई दरवाज़ा भी इसी किले में है। ठीक है, ये सब आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। उसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, औरंगजेब ने हमला किया था इस किले पर
ठीक है, लेकिन इसकी जो सेना थी वो किले में घुस नहीं पाई थी और पूरे 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही थी, किले के बाहर ही बैठी रही थी। कितने महीनों तक? 8 महीनों तक। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इस किले से रिलेटेड है, वो फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलें तो राजा के महल में सुनाई देता है। ठीक है, इस किले में जो फतेह दरवाज़ा था उस पर खड़े होकर अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो सीधे राजा के महल तक सुनाई देता था। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट जो जगह डिस्कस की गई है वो मल्लापुरम ज़िले के बारे में डिस्कस किया गया है। वो कहाँ पर है? केरल में है, ये आप याद रखें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लेकर आएंगे एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको आज की थ्योरी से जुड़े हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीटेट में अब तक पूछे गए हैं हमारी PYQ सीरीज़ में। ओके, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।